नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप लोगों का हमारा करंट अफेयर रिवीजन की जो क्लासेस चल रही हैं, ये आपकी क्लास नंबर 7 है। कल कुछ टेक्निकल लिंच के कारण कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। कल आपकी वीडियो शायद 15 या 20 मिनट की ही अपलोड हो पाई थी, बट कोई नहीं, ये चीज़ें नई नई है। तो वर्क फॉर होम जो होता है वो थोड़ा सा मतलब संसाधनों की लिमिट में करना पड़ता है, तो चीज़ें हो जाती कई बार ऐसा, ठीक है ना। तो आज से हम लोग फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। और कल कई बच्चों ने मैसेज भेजा कि सर अलाउद्दीन खिलजी की जो कहानी थी वो अधूरी है, उसको ज़रूर पूरा कीजिएगा। तो बिल्कुल जो कहानी अधूरी है उसको पूरा किया जाएगा, है ना। और लगातार जो हमारा प्रयास जारी है, जो हमारे इनिशिएटिव का जो एक पर्पज़ है वो लगातार आपके द्वारा पूरा किया जा रहा है। कल एक स्टूडेंट है, उन्होंने पीएम केयर्स फंड में डोनेशन दिया है। शायद 500 रुपीज़ का था उनका डोनेशन। और उनके एक दो मित्र भी हैं जिनका नाम मिस्टर वकील अहमद उनका नाम है। उन्होंने भी मतलब अपने लेवल पर, अपने ग्रामीण लेवल पर जितने भी ज़्यादा लोगों तक वो अनाज है या दवाइयाँ हैं, जितना भी वो लोग पहुंचा सकते थे, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा जितना हो सकता था वो लोग सहयोग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, उनका अपने दिल से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि आप लोग इसी तरह से अपने अंदर उत्साह बनाए रखिएगा। अपना जो आप लोगों का पर्पज़ है, आप लोगों का जो एम है, उसको भगवान आपको जल्दी प्राप्त करवाए। और दूसरा, आप इसी तरह ज़रूरतमंदों की मदद करते रहें, ठीक है ना। और आज की अगर हम केसेस की बात करें तो देखिए, सभी को पता है कि लगभग 72 से 75 हज़ार प्लस केसेस हो गए हैं कोविड-19 के, और ये लगातार बढ़ ही रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं ये तय मान कर चलिए कि 17 तारीख के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा। कल जैसे कि प्रधानमंत्री जी की स्टेट जो मिनिस्टर है, सीएम है, उनके साथ मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग का आप एक प्रकार से यही रिजल्ट निकालिए कि लगभग कोविड-19 के कारण जो ये लॉकडाउन लगा हुआ है, इसके ये चौथे फेज़ में भी लगा रहेगा। शायद 28 मई तक में भी 28 मई तक में भी ये लगेगा, ठीक है ना। हाँ वही है, लेकिन वही धीरे धीरे इसमें छूट दी जाएंगी, कुछ इंडस्ट्रीज़ खोली जाएंगी, कुछ एमएसएमई सेक्टर की जो उद्योग धंधे छोटे मोटे वो खोले जाएंगे, तो ये सब चलेंगी। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, ये लगभग हर जगह बंद ही रहेंगे। मल्टीप्लेक्स, जिम वगैरह जो भी हैं, ठीक। तो इस सिचुएशन में बस आप लोग अपने आप को शांत रखिए, अपने आप को बूस्टअप करते रहिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, खुश रहिए, ठीक है ना। कल एक स्टूडेंट को और भी मैसेज आया कि उन्होंने कहा कि सर कहीं ना कहीं मन में एग्जॉस्ट हो गया है, मतलब पूरा भर गया है। अब ऐसा महसूस होने लगा कि ये चीज़ें कभी ठीक ही नहीं होंगी। क्योंकि उन्होंने वैसे फैक्ट तो बड़ा खूबसूरत दिया। उन्होंने ये कहा कि सर ये लोग कहते हैं कि हम लोग वैक्सीन ढूंढ लेंगे, लेकिन HIV जिसको लगभग 2 दशक हो गए हैं आज तक, वो तो वैक्सीन ढूंढ नहीं पाए हैं। बात उनकी जायज़ है बिल्कुल कि अगर ये कहते हैं कि वैक्सीन ढूंढ लेंगे तो मे भी ये ढूंढ ले, लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो 2 या 3 महीने अगर ये बोल रहे हैं कि हम लोग ढूंढ लेंगे, वो तो इम्पॉसिबल है, वो ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो वही बात है कि आप लोगों को ही एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत रखिए, है ना। अपना योग कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे थोड़ा जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कीजिए। और दूसरी बात, कल एक पूरा दिन मीडिया में एक सर्कुलेट होती रही एक न्यूज़, वो वाकई में बहुत मतलब आप समझिए कि वो हमारा सोशल क्राइसिस का या हमारी सांत्वना या हमारी फीलिंग्स कितनी निर्दयी टाइप हो गई हैं, उस मामले को दिखाता है। कल एक न्यूज़ थी कि एक प्रेग्नेंट वुमेन थी, वो महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ की तरफ आ रहे थे
और रास्ते में आते हुए उनको लेबर पेन शुरू हुआ और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। और उस बच्चे को जन्म देने के बाद वो लगभग 1 घंटा पैदल चली हैं। वो लगभग 1 घंटा पैदल चली हैं। उसके बाद पुलिस ने उनको मतलब क्वारंटीन एक शेल्टर होम में वहाँ पहुँचाया है और अभी वो वहीं पर है। ये ठीक है कि पुलिस ने मदद की, उनको शेल्टर होम वगैरह में पहुँचाया, बट वही बात है ना कि क्या 6 महीने का जो ये अवकाश होता है, 3-4 महीने पहले डिलीवरी से 3-4 महीने बाद का, ये क्या सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही है? क्या ऐसे लोगों के प्रति गवर्नमेंट की, प्रशासन की, हम और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जो ये लोग मीलों मील का सफ़र तय कर रहे हैं, कोई साइकिल से है, कोई अपने बच्चों को कंधे पर बिठाए हुए है, कोई अपने बूढ़े माँ बाप को कंधे पर बैठाए हुए है, क्या उनके प्रति हम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो रास्ते में अगर आप लोगों को ऐसे कोई भी लोग दिखें, है ना, आप उनको शायद उनकी मंजिल तक ना पहुंचा पाओ, ये सच है, क्योंकि संसाधन सबके पास सीमित ही हैं। आप अपने लेवल पर जितनी कर सकते हो आप उतनी करोगे, लेकिन आप उनको शायद मंजिल तक ना पहुंचा पाओ, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का एक उनको हौसला, एक जज्बा जरूर दे सकते हो। आप उनको विश्वास दिला सकते हो कि आप लोग जो संकट, जो चुनौती, जो समस्या आप लोग फेस कर रहे हो, कुछ वैसा ही हाल हमारा भी है, हम लोग भी दुखी हैं आप लोगों के लिए। और जो सामर्थ्यवान लोग हैं, जो कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ अच्छे इंसान भी है, कुछ अच्छी खबरें भी साथ साथ आती हैं। जहाँ नेगेटिविटी होती है वहाँ पॉजिटिविटी भी हमेशा साथ ही होती है। कल जैसा कि सोनू सूद जो बॉलीवुड एक्टर है, उन्होंने माइग्रेंट वर्कर को उनके मंजिल तक पहुँचाने के लिए बसेज की व्यवस्था की, अपने खर्चे पर बसेज की व्यवस्था की। तो ठीक है, वो लोग कैपेबल है, वो इतना कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जो स्टूडेंट हैं, आप लोग जो आप लोगों के जो जितना सामर्थ्य है, आप लोग उनको हौसला दे सकते हैं। उनको थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है, राशन वगैरह या फर्स्ट एड किट या कोई छोटी मोटी बीमारी की दवाइयाँ, जितना भी आप लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, प्लीज़ उनको कराइएगा, प्लीज़ उनको कराएगा। क्योंकि अभी इतनी जल्दी वो लोग अपने घर नहीं पहुंच जाएंगे, अभी ये काफ़ी दूर दूर तक जाएंगे, कभी काफ़ी दिन तक ये मामला चलेगा। तो आप लोग जो कोविड-19 के इस एज ए वॉरियर की तरह, एज ए योद्धा की तरह आप लोग जो सामना कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। आप उसमें लगे रहिए, अपनी पढ़ाई भी रखिए साथ साथ, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। फर्स्ट पॉइंट है आपका अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। फर्स्ट है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है ना, इसकी मैंने हिस्ट्री बताई थी कि ये चर्चा में क्यों है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में क्या हुआ है। वहाँ पर पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन उनके कुछ विधायक ने बोल दिया कि भाई हम लोग आपके साथ नहीं, और वो बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने कहा, बीजेपी की जो वहाँ पर दल है, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग, अगर आपके पास सच में बहुमत है तो आप सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाइए और उसे पास करा कर दिखाइए। ठीक है ना, तो आपका माना जाएगा कि गवर्नमेंट का आपके विश्वास है। अगर नहीं है तो आप फिर इस्तीफा दे दीजिए। तो पहले तो कांग्रेस वाले आनाकानी करते रहे कि नहीं, ऐसा नहीं है नहीं है, हमारे पास विधायक हैं पर्याप्त मात्रा में, लेकिन बाद में उन्होंने फिर खुद ही इस्तीफा दे दिया। तो वही है। लेकिन यूपीएससी अब स्टेट लेवल पर ये तो नहीं पूछेगी कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, एमपी में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, किसकी पहले गवर्नमेंट थी, किसकी अब है, नहीं, वो ये नहीं पूछेगी। वो आपसे पूछेगी नेशनल लेवल पर, क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन को। ठीक है ना, तो ये आपका होमवर्क है। पहले आप लक्ष्मीकांत की बुक से अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जो भी छोटा सा उन्होंने दे रखा है, वो आप उसको पढ़िएगा पहले तो। अब जब सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं, आप भी थोड़ा बहुत कीजिए। ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो यूपीएससी घुमा फिर आगे पूछ लेगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, लेकिन वो शायद बुक में ना मिले, वो नोट कीजिए आप। पहला,
पहला, आज़ादी से बाद से लेकर अब तक लोकसभा में कुल 27 अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया गया है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक कुल 27 अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन को लोकसभा में पेश किया गया है। पेश किया गया है, पास नहीं किया गया है ना, सिर्फ पटल पे रखा गया है, उसको पास नहीं किया गया। पहला पॉइंट, ठीक। सेकंड पॉइंट लिखिए, सबसे पहले आचार्य कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ 1963 में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। पहली बार आचार्य कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ 1963 में नो कॉन्फिडेंस मोशन को पेश किया था, लेकिन पास नहीं हुआ था, पेश किया था बस, ठीक है। तीसरा फैक्ट लिखिए, इंदिरा गांधी जी ने सबसे ज़्यादा बार नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस किया है, मतलब उनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बार सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन के प्रस्ताव को रखा गया है। इंदिरा गांधी ने सबसे ज़्यादा बार नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस किया है, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन अभी तक सिंस इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव सफल नहीं हो पाया है। अभी तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव सफल नहीं हो पाया है, ठीक है, नहीं हो पाया है। 1979 में, फैक्ट लिख लो, 1979 में ऐसी संभावनाएं बनी थी कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा। 1979 में ऐसी संभावनाएं बनी थी कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा, लेकिन मोरारजी देसाई ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ही इस्तीफा दे दिया था। लेकिन मोरारजी देसाई ने अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा के दौरान ही इस्तीफा दे दिया था, तो मतलब वो पास तो नहीं हुआ था, और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कोई भी पास हुआ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, बाकी आप लोगों का काम है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़िएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट लिखिए, थ्रिशूर पूरम फेस्टिवल, थ्रिशूर पूरम फेस्टिवल, THRISSUR, थ्रिशूर पूरम POORAM फेस्टिवल, FESTIVAL, थ्रिशूर पूरम फेस्टिवल, ये केरल का त्यौहार है, यह केरल का त्यौहार है। सेकंड पॉइंट, इसे मदर ऑफ द ऑल फेस्टिवल कहा जाता है, इसे मदर ऑफ द ऑल फेस्टिवल भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरा, इसे कोचीन के महाराज राजा राम वर्मा द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। राजा रवि वर्मा नहीं, वो चित्रकार थे, राजा रवि वर्मा नहीं, राजा राम वर्मा के द्वारा इसे स्टार्ट कराया गया था, ठीक है, कराया गया था। ओके, नेक्स्ट बनाइए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। हालांकि यूपीएससी इस टाइप के पुरस्कारों के बारे में पूछती नहीं है और पूछा भी नहीं है, लेकिन वही है, थोड़ा नॉलेज अगर पता लग जाएगी तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के बारे में लिखिए, इसे राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है, इसे राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है, पहला पॉइंट। सेकंड,
इसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में दिया जाता है। इसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में दिया जाता है। थर्ड पॉइंट लिखिए, ये पुरस्कार MHRD मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंडर में ये पुरस्कार आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन पुरस्कारों को केवल स्कूली शिक्षकों को ही दिया जाता है। जो स्कूल में टीचर हैं केवल उन्हीं को दिया जाता है ये पुरस्कार। केवल स्कूली टीचरों को ही यह पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें टीचर स्वयं को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही आपके पास आए और आपको अवार्ड देने के लिए नॉमिनेट करे। आप खुद भी पोर्टल पर जाकर अपने आप को बता सकते हो कि मैं भी अध्यापक हूँ और मैं खुद को नॉमिनेट करता हूँ कि आप मेरे को दीजिए। वो बाद में मिले या ना मिले वो अलग बात है, जांच करेगी गवर्नमेंट, बट आप खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हो। तो टीचर इसमें स्वयं को भी नॉमिनेट कर सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बनाइए अब, ट्राइमेरिसोरस सालाजार। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राइमेरिसोरस सालाजार, TRIMERISURUS सालाजार, SALAZAR सालाजार। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई सांप की नई जहरीली प्रजाति है। यह अरुणाचल प्रदेश में पाई गई सांप की नई बिल्कुल न्यूली इसको फाउंड किया गया है, नई सांप की जहरीली प्रजाति है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। यूपीएससी अगर एक केले का पौधा मिला था उसकी प्रजाति अंडमान निकोबार में, वो पूछ सकती है। यूपीएससी अगर ये पूछ सकती है कि हाल ही में वेस्टर्न घाट के किस स्टेट में तितली को वो बनाया गया है अपना राजकीय चिन्ह, तो यूपीएससी ये भी पूछ सकती है। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि यूपीएससी नहीं पूछ सकती। सेकंड है, इसी में लिखिए, यह है जो प्रजाति है वह पेकई टाइगर रिजर्व में पाई गई है। पेकई, PAKKE, पेकई टाइगर रिजर्व में पाई गई है। यूपीएससी ने 2019 में या 18 में पूछा हुआ है, सिंपल, पेकई टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ, कौन से स्टेट में है? तो सिंपल अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, STPI, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। ये 1991 में स्टार्ट किए गए थे। ये 1991 में स्टार्ट किए गए थे। वर्तमान की स्थिति देखें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के अंदर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के अंदर में आते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए। इन पार्क्स को एस्टेब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है टू इनकरेज प्रमोट एंड बूस्ट अप BWST, boost up the software export from India. The software export from India to encourage, promote and boost up the software export from India. ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया आपका। चलिए नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी। इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, IMFC,
इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, ये आपकी IMF के अंडर में काम करती है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यह है आपकी IMF के अंडर में काम करती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसकी बैठक 2 साल में एक बार होती है। इसकी बैठक 2 साल में एक बार होती है ना। तीसरा पॉइंट, संबंधित देश के फाइनेंस मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कौन रिप्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। संबंधित देश के फाइनेंस मिनिस्टर इसमें एज ए रिप्रेजेंटेटिव पार्ट लेते हैं। तो वो UPSC पूछ लेगी कि प्रधानमंत्री भाग लेते हैं, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस बार जो इसकी बैठक हुई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। इस वर्ष जो इसकी बैठक हुई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है, ये इसलिए चर्चा में आ गई है। ठीक है। तो देखिए, इस कोविड-19 में जो पॉजिटिव चीज़ हुई है वो यही हुई है कि लोगों का टेक्नोलॉजी के प्रति, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रति मतलब एक एटीट्यूड तो बना कम से कम। पहले तो लोग इनको अवॉइड ही करते थे कि घर से काम कैसे होगा या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग कैसे अटेंड हो पाएंगी, लेकिन अब लोगों का इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो बढ़ा है। जैसा नोटबंदी के बाद लोगों का एकदम से डिजिटलाइजेशन या डिजिटल का जो पे का माध्यम होता है उनमें इंटरेस्ट बढ़ा था, गूगल पे, पेटीएम वगैरह में, वैसा ही कुछ इसमें हुआ है। लेकिन वही है, देखते हैं ये कब तक टिकेगा, कब तक रहेगा। क्योंकि नोटबंदी के बाद तुरंत बाद तो ऐसा लगा था कि लोगों के अंदर एक परिवर्तन आया, लोग पेटीएम करने लगे हैं, गूगल पे करने लगे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग वही 99% लोग कैश पे डिपेंड हो गए। अब लोग धीरे धीरे वही कैश पे ही डिपेंडेंट हो गए। हाँ, जब तक उनके पास नहीं था तो वो डिजिटल कर रहे थे, है ना। तो वही बात है कि हमारे देश में अगर हम बात करें कि एकदम से कोई चीज़ परिवर्तन ला दोगे आप, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है। इंडिया जैसे देश में, विकासशील इंडिया जैसे देश में, जहाँ पर एक आबादी का बड़ा तबका कम पढ़ा लिखा है, तो उसमें आप अगर ऐसा एकदम से कुछ परिवर्तन लाने की सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ परिवर्तन अगर बाजार के माध्यम से लाए जाएं, अगर उसको बाजार के थ्रू सपोर्ट कराया जाए, तो वो परिवर्तन आपके ग्रास रूट लेवल तक चले जाते हैं, तो वो चले जाते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल है, पहले हम लोग, आप लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग, आप सब ने देखा होगा, हम लोग सब नोकिया के कीपैड वाले छोटे छोटे फ़ोन थे, उनका ही यूज करते थे। लेकिन आज देखो आप, 99% लोग जितने भी है वो एंड्रॉयड वाला सेट, बड़े वाला मोबाइल उनके पास होगा। तो उसका क्या रीज़न है? क्या गवर्नमेंट ने उनको मोबाइल प्रोवाइड करा दिया? नहीं, गवर्नमेंट ने उनको कोई मोबाइल प्रोवाइड नहीं कराया। बाजार की जो शक्तियां हैं उन्होंने नोकिया को धीरे धीरे बाहर कर दिया और लोगों को धीरे धीरे इस एंड्रॉयड की तरफ, मतलब उनको एज ऐसा रिप्रेजेंट किया कि ये एंड्रॉयड फ़ोन आपकी ज़रूरतें हैं। जब लोगों को ये लगने लगा कि ये मोबाइल सच में हमारी ज़रूरत है, तब लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा। फिर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्होंने इतने सारे ऑप्शन दे दिए लोगों को कि भाई आप 3,000 का लेना चाहते हो 3,000 का ले लो, 50,000 का लेना चाहते हो 50,000 का ले लो, 10,000 का लेना चाहते हो 10,000 का ले लो। तो लोगों के पास खरीदने की चॉइस बढ़ गई। तो जहाँ पर चॉइस बढ़ेगी वहाँ लोगों के पास विकल्प हैं, तो लोग खरीदेंगे आराम से अपने बजट के अनुसार। तो आज देखिए आप, 99% आबादी के पास कह सकते हैं कि एंड्रॉयड का फ़ोन आ गया हाथ में। तो जो नोटबंदी एक प्रकार से लगाने की कोशिश की कि भाई लोग डिजिटल की तरफ बढ़ जाएंगे, वो ठीक था, ठीक है, आपका थॉट थी, आपका विचार था, वो अच्छा था, लेकिन वो होगा नहीं जब तक आप उसमें बाजार के प्रति लोगों का कुछ इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। उस कंडीशन में क्या होता कि बहुत सारी कंपनियां इस पेमेंट के सिस्टम में आती, लोगों को छूट देती कि भाई अगर आप ये ऐसा करोगे, 100 रुपये का डिजिटल ट्रांजैक्शन करोगे
तो हम आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, 5 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। धीरे धीरे आप उसको कम कर सकते थे, धीरे धीरे लोगों का फिर ये ज़रूरतें हो जाती। जियो ने क्या किया, जियो मोबाइल ने क्या किया, जियो ने यही तो स्ट्रेटेजी अपनाई। पहले तो लोगों को 1-1.5 साल तक फ्री दिया और आज देख लो आप। इसमें कहना कोई दो राय नहीं होगा कि आज इंडिया में अगर जियो की मोनोपोली है तो ये कोई गलत नहीं होगा। मोस्टली लोगों के पास जियो है। पहले उसने बहुत ज़्यादा लोगों को लाभ दिखाया, फिर धीरे धीरे उसने अपना लाभ कमाना स्टार्ट किया। आज देखिए आज कितने लोग हैं जो 10 रुपये या 20 रुपये या 50 रुपये का रिचार्ज कराते हैं। मेरे को नहीं लगता कि शायद ही कुछ लोग होंगे, मतलब जो बिल्कुल ही गरीब होंगे उनकी कह नहीं सकता मैं, लेकिन मोस्टली लोग आज जो पैक होता है वो 399 का, 499 का, 500 का, 600 रुपये का, ऐसा ही लोग पैक डलवाते हैं। तो कुछ ऐसा हो सकता था कि डिजिटल पेमेंट को अगर आपको बढ़ावा देना तो लोगों को ऑप्शन देते, तो लोग धीरे धीरे शायद उसकी तरफ मोटिवेट हो जाते। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पॉइंट बनाइए अब आप लोग। मिडल ईस्ट पीस प्लान, मिडल ईस्ट पीस प्लान। यूपीएससी सिंपल पूछ लेगी, हाल ही में चर्चा में रहा मिडल ईस्ट पीस प्लान संबंधित है ना। वो पूछ लेगी इजराइल और ईरान के बीच जो उनके कंपटीशन है उसको लेकर, सऊदी अरबिया में या सीरिया में शांति वार्ता से संबंधित, इराक के जो परमाणु हथियार है उनको नष्ट कराने से संबंधित, कुछ भी पूछ सकती है। तो इसका आंसर आएगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं, जो विवाद के मुद्दे हैं, उनको सुलझाने के लिए मिडल ईस्ट पीस प्लान को पेश किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो विवाद चला रहा है उसको रिसोल्व करवाने के लिए ये प्लान पेश किया गया है। ठीक है ना। अब वही बात है, कोई मानेगा या नहीं मानेगा वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने तो पेश कर दिया और मानेगा भी नहीं, क्योंकि इस प्लान में मोटी मोटी बात करें तो जैसे जेरूसलम जो उनकी पवित्र सिटी है, इजराइल भी मानते हैं उसको, फिलिस्तीनी भी मानते हैं, यहूदियों की भी है वो, तो उनको क्या कहा कि ये इजराइल के अंडर में दे दो, फिलिस्तीन क्यों मानेंगे। वेस्ट बैंक को इजराइल के अंडर में रखने की बात कही गई, फिलिस्तीन उसको लेकर भी मानेंगे नहीं। तो इसमें कुछ ऐसे इश्यूज बताए गए हैं जिसमें मतलब डायरेक्ट आप देख सकते हो कि यूएसए इजराइल का ही सपोर्ट कर रहा है, और एलाई कंट्री है इजराइल यूएसए की, तो ओबियसली वो उसका ही सपोर्ट करेगा, बट फिलिस्तीन इसको नहीं मानेंगे। ठीक। तो मिडल ईस्ट पीस प्लान ये टू सोल्व द इशू बिटवीन इजराइल एंड फिलिस्तीन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए अब आप। मनी ऐप, MANI मनी ऐप, मनी ऐप इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, मनी ऐप। ठीक है ना। तो ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोई बैंक करता है, एसबीआई या पीएनबी बैंक करता तो शायद इंपॉर्टेंट ना होती, लेकिन आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि जो लोग देखने में असक्षम लोग हैं, जो विजुअली चैलेंज्ड पीपल है, उनको नोट के पहचानने में कई बार दिक्कत आती है। ये 50 का है, 20 का है, 100 का है, 200 का है, 500 का है, 1000 का, कौन सा नोट है, 2000 का है, 1000 का तो बंद हो गया, तो 2000 का है। तो ये क्या करेगा, ये मनी ऐप उस नोट को बता देगा उस आदमी को बोलकर, ऑडिएबल वे में, कि भाई ये नोट कितने का है। ठीक है। इसका जो मेन पर्पस है वो विजुअली चैलेंज्ड पीपल को नोट्स की पहचान बताना है, करेंसी नोट की पहचान करवाना है ना। ये 50 का है, 20 का है, 10 का है, कितने रुपए का है ये नोट, वो पहचान करा देगा उसकी। इसमें क्या करेगा, वो नोट को स्कैन करेगा। अब नोट को स्कैन करने के बाद वो
ऑडियो आउटपुट देगा, लेकिन ऑडियो आउटपुट वो अभी केवल 2 लैंग्वेज में देगा, हिंदी और इंग्लिश में। नोट को स्कैन करेगा, उस स्कैन करने के बाद वो ऑडियो आउटपुट देगा। ऑडियो आउटपुट केवल 2 लैंग्वेज में देगा, हिंदी या इंग्लिश भी। ठीक है, बट इसकी जो डिमेरिट है वो ये है कि यह असली और नकली नोटों के बीच में पहचान नहीं कर सकता यह ऐप। परंतु यह ऐप असली व नकली नोटों के बीच पहचान नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए एक इंटरनेशनल मीडिया में एक शब्द है वो काफी चर्चा में रहा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वो है मिल्क टी अलायंस। मिल्क टी अलायंस, ALLIANC, मिल्क टी अलायंस। ये लिखिए, यह एक प्रकार से आंदोलन है। यह एक आंदोलन है जो कि थाईलैंड, ताइवान और हांगकांग के, जो कि थाईलैंड, ताइवान और हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक मीडिया एक्टिविस्टों के द्वारा स्टार्ट किया गया है। प्रो डेमोक्रेटिक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया यह एक आंदोलन है जो कि लोकतंत्र समर्थक मीडिया एक्टिविस्टों के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कौन सी कंट्री के? थाईलैंड के, ताइवान के, हांगकांग के। हांगकांग में तो आपको पता ही है, पिछले साल की तरह विवाद हुआ। वो लोग चाहते हैं कि हमें आप थोड़ा आज़ादी दो, रिलैक्सेशन दो। चाइना उनके ऊपर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। ताइवान है, ताइवान खुद को कहता है कि हम लोग एक कंट्री हैं, हमें एक आप मेंबरशिप दीजिए यूएन वगैरह में। लेकिन चाइना बोलता है कि नहीं, ये चाइना का ही पार्ट है, आप इसको अलग से देश नहीं मान सकते हो। ठीक है, और थाईलैंड की भी कुछ ऐसी स्टोरी है। थाईलैंड, ताइवान और हांगकांग के प्रो डेमोक्रेटिक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। ठीक है, चलिए मैटरहॉर्न माउंटेन काफ़ी चर्चा में रहा। मैटरहॉर्न माउंटेन, MATTERHORN, मैटरहॉर्न माउंटेन। क्यों? क्योंकि इसको पूरा का पूरा तिरंगा झंडा इसके ऊपर डिजिटली फॉर्म में इसको बनाया गया था। मैटरहॉर्न माउंटेन अल्प्स पर्वत श्रृंखला में है। अल्प्स जो यूरोप में है, अल्प्स पर्वत श्रृंखला में है। इसके ऊपर पूरा तिरंगा बनाया गया है। ठीक है ना। और ये स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में सीमा बनाता है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में सीमा बनाता है मैटरहॉर्न माउंटेन। ये स्विट्जरलैंड में है, मतलब ज़्यादा पार्ट इसका, बट ये इटली के साथ भी इसकी सीमा बनती है। ठीक है ना। तो यूपीएससी ये तो नहीं पूछेगी कि किस पर्वत पर तिरंगा बनाएगा, लेकिन ये पूछ लेगी, आपको मिलान करा लेगी, 2-3 पर्वत इस साइड दे देगी, देश दे देगी। या फिर ये पूछ लेगी कि भाई जो ये पर्वत है आपका मैटरहॉर्न जो माउंटेन है, ये किन 2 देशों के बीच में सीमा बनाता है, बाउंड्री बनाता है, या किन से टच है, किन से शेयर है इसकी बाउंड्री, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट बनाइए। जन औषधि सुगम ऐप। जन औषधि सुगम ऐप। ठीक है, इसे लिखिए, पहला पॉइंट, इसे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, यह जो ऐप है ये किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। लॉन्च किया गया है इसको डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के द्वारा।
लॉन्च किया गया है इसको डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के द्वारा। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए, यह प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आता है। यह जो ऐप लॉन्च की गई है यह प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत लॉन्च की गई है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, इसमें पता लग जाएगा कि आपके आसपास में कौन सा जन औषधि का केंद्र बनाया गया है जहाँ पर आपको सस्ती दवाइयाँ मिल जाएंगी और वो जेनेरिक ड्रग मिल जाएंगी। कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको जेनेरिक ड्रग पहली बार नाम सुना होगा। जेनेरिक ड्रग्स क्या होती हैं, देखिए जैसे मान लो अभी कोई कंपनी है जो कोविड-19 की दवाई बनाने के लिए रिसर्च कर रही है, और मान लो ABC कोई कंपनी है, उसने कोई दवाई बना भी ली कोविड-19 की, तो उसका ऑब्वियसली उसका बहुत सारा पैसा खर्च हुआ होगा, उसने बहुत सारा टाइम उसमें इन्वेस्ट किया होगा, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको 20 साल का पेटेंट दे दिया जाएगा कि भाई 20 साल तक केवल आप ही इसका उत्पादन करोगे, कोई और कंपनी इसका उत्पादन नहीं करेगी। ठीक है, तो 20 साल तक उससे जो भी मुनाफा होगा, जो भी उसका फ़ायदा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी उसको कंज्यूम करेगी। लेकिन जैसे ही 20 साल का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो उसको फिर कोई भी देश बना सकता है अपने तरीके से, थोड़ा बहुत उसमें चेंज लाकर, तो उसको बोल दिया जाता है कि भाई अब ये जो ड्रग बनी है ये जेनेरिक ड्रग हो गई है। अब मतलब उसमें पेटेंट ख़त्म हो गया, कोई भी बना सकता है जेनेरिक ड्रग्स। और भारत जेनेरिक ड्रग्स के मामले में सबसे बड़ी कंट्री है जो जेनेरिक ड्रग्स बनाता है। भारत सबसे बड़ी कंट्री है जो जेनेरिक ड्रग्स बनाता है। और भारत एक्सपोर्ट का अगर करे तो पूरा अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका है, उसमें लगभग इंडिया की जो जेनेरिक ड्रग्स है यही चलती हैं। तो इंडिया एक अच्छा खासा इसमें बड़ा प्लेयर है जेनेरिक ड्रग्स के मामले में। तो जन औषधि सुगम है, ये इससे रिलेट करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आपका लेक्चर की वाइज की बात करें तो ठीक है ना, इसको ठीक ढंग से आप नोट्स बनाइएगा ताकि पता चले आप लोग कितना कर रहे हैं, कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की कहानी के बारे में। आप लोगों को शायद पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता होगा जितना कहानी सुनने में आता है। कह रही है हमारी सबकी आदत होती है, कहानी सुनना अच्छा लगता है बचपन से। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात की कि अपने चाचा को मारकर वो सुल्तान बना। लोग उसको निर्दयी मानते हैं, क्रूर मानते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसके द्वारा जो उसने सुधार किए आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चलिए स्टार्ट करते, उसने ऐसा क्या किया जो उसकी तारीफ होती है। उसके टाइम में सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण हुआ भारत पर, मतलब हिंद पर सबसे ज़्यादा उसी के टाइम पर मंगोलों का आक्रमण हुआ। लेकिन वो आदमी पूरा फोकस था, उसका माइंड क्लियर था, उसमें अंदर कोई भी डाउट नहीं था, और उसको पता था कि भाई मंगोलों से सामना करना है तो मेरे को रक्त और आपको तलवार की नीति आपको अपनानी पड़ेगी। मतलब उसने स्वॉर्ड और ब्लड की आपकी जो पॉलिसी है वो उसने अपनाई और उसका डटकर मुकाबला किया। तो उसको ये भी पता है कि भाई अगर आपको इतनी बड़ी मंगोलों का जो उसका आक्रमण है उसका सामना करना है तो आपको कहीं ना कहीं एक बड़ी सेना की ज़रूरत होगी, आपको एक बड़ी सेना रखनी पड़ेगी। लेकिन बड़ी सेना रखने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, आपके पास इतनी इनकम होनी चाहिए कि आप उनको सैलरी दे सको, पेमेंट करा सको। लेकिन उस टाइम पे एग्रीकल्चर में लिमिटेड सोर्स थे, एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा तो प्रोडक्शन देता नहीं था कि टैक्स वगैरह सब कुछ कलेक्ट करके दे दे। तो उसने पॉलिसी लॉन्च की जिसको बोला गया कि भाई डायरेक्ट उसने बाज़ार में इंटरफेयर किया, बाज़ार को नियंत्रण करने की पॉलिसी सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाई गई। उसने क्या किया, उसने ये किया कि मार्केट में जो सामान है उसकी कीमतों को कम करा दिया, उसकी कीमतों को फिक्स करा दिया। किसके लिए? सेना के जो उसके अंदर जो भी जवान उसकी सेना में शामिल थे, ठीक है, उसने उनको कम रेट पर चीज़ों को प्रोवाइड कराया, तनख्वाह उसको कम दी,
तनख्वाह तो दे ही नहीं सकता था पहली बात, लेकिन उसने बाजार में चीज़ों के रेट को फिक्स कर दिया कि आप इससे ज़्यादा सैनिकों को रेट में नहीं दे सकते हो। तो वही सिस्टम आज भी है कैंटीन में, फौजी कैंटीन वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा। उसमें क्या है, उनकी सैलरी, सेना में जो लोग होते हैं उनकी सैलरी शायद इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर हम कंपैरिजन करें प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं उनकी ज़्यादा है, लेकिन सेना के लोगों को आर्मी की जो कैंटीन वगैरह होती है वहाँ से सस्ती चीज़ें उनको प्रोवाइड करा दी जाती है, तो उनका इक्वल हो जाता है। आम आदमी को उतनी सस्ती चीज़ें नहीं मिलती है जितना कि एक सैनिक को कैंटीन से मिल जाती है। ठीक है, तो पहला काम उसने बाज़ार को कंट्रोल किया। ठीक, दूसरा उसने भूमि को, पहली बार उसने भूमि को मतलब नपवाया कि भाई देखो एक्चुअल में कितना ये भूमि प्रोडक्शन दे सकती है, कितना इसमें उत्पादन हो सकता है, इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आती है। तो उसने पहला ऐसा शासक हुआ जिसने भूमि की पैमाइश कराई ठीक ढंग से, साइंटिफिक वे में। ठीक है ना। तीसरी बात अगर उसकी बात करें हम लोग, तो तीसरी जो उसकी इम्पोर्टेंट बात है उसने बहुत सारी ज़मीन, जो मतलब उस टाइम के जो नोबल आदमी होते थे, लाइक जो दरबार में होते थे, विद्वान वगैरह होते थे, उनको जो बहुत सारी ज़मीन फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती थी। ठीक है ना। तो उसने कहा कि ऐसा सिस्टम अब नहीं चलेगा। उसने बहुत सारी ज़मीन को खालसा ज़मीन के नाम से चेंज करा दिया। खालसा ऐसी ज़मीन का टुकड़ा होता था जिसके ऊपर रेवेन्यू गवर्नमेंट ले सकती थी। पहले जो नोबल को ज़मीन दी जाती थी उसके ऊपर रेवेन्यू नहीं आता था गवर्नमेंट के पास, लेकिन उसने खालसा में चेंज करा दिया और उससे आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते, तो उसके पास रिसोर्सेज बढ़े। फोर्थ, उसने सैनिकों को नगद तनख्वाह देने का सिस्टम चलाया। अब तक पहले क्या होता था, उसको सैनिक में जो भी काम करते थे उसको या तो दे दिया जाता, ज़मीन का कोई टुकड़ा वगैरह दे दिया जाता था। गुप्त साम्राज्य की बात करें तो ऐसा ही आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन मौर्य काल में नगद दिया जाता था सैनिकों को पैसा, और अलाउद्दीन खिलजी ने भी ऐसी ही पॉलिसी अपनाई, उसने सैनिकों को कैश दिया, नगद दिया। ठीक है, उसने सैनिकों का हुलिया, जब भी खुली भर्ती वगैरह जैसे भी होती थी तो सैनिकों का हुलिया भाई ये हमारा ही है, उस पर ऑथेंटिक हो जाए। घोड़ों को दागने की प्रथा, भाई ये राजा के घोड़े हैं, इस टाइप में। तो उसके बाद उसने सबसे इम्पोर्टेंट काम किया कि उसने जो सीक्रेट सर्विसेज है, गुप्तचर प्रणाली, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया। बाजार में, महल में, बाहर, उसने हर जगह उसके गुप्तचर फैले हुए थे, हर जगह उसके गुप्तचर फैले हुए थे। और राजा के कान और मतलब एक प्रकार से आंखें होती है गुप्तचर, जो उसकी बताते हैं, सारी सर्विसेज बताते हैं कि राजा में कहाँ संतोष है, कहाँ असंतोष है, जिसको बनाकर वो पॉलिसी मेकिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट, जो मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट, कि उसने कभी भी राजनीति को धर्म के साथ मिक्स नहीं किया। तो जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम शासक था या बहुत अत्याचारी शासक था, तो देखो उसने कभी भी राजनीति को धर्म के साथ उसने कभी भी प्रभावित होने नहीं दिया, है ना। तो उस टाइम पे जो खलीफा का प्रशासन चलता, खलीफा के नाम पर ही शासन करते थे, उसने, ठीक है, उसने अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए, समाज में अपनी एक्सेप्टेंसी को बढ़ाने के लिए खलीफा को मान्यता तो दी, लेकिन उसने कह दिया कि भाई आप प्रशासन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई भी इंटरफेयर नहीं करोगे, मैं नहीं मानने वाला हूँ आपकी बात, मैं अपने हिसाब से शासन चलाऊंगा। तो उसकी ये थी। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट, उसका एक और अच्छा काम था कि उसने काबिलियत के अनुसार लोगों को पद दिया, कि आपकी जैसी परफॉर्मेंस है, आपके अंदर जितनी एबिलिटी है, मैं आपको उसके अनुसार आपको दूंगा। चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको उसमें आपको जितनी आपकी काबिलियत, आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, ये उसने काम किया। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट उसके पास मतलब बहुत सारे उसके जो अच्छे लाइक उसके दरबार में जो कवि थे उनको संरक्षण दिया कि भाई आप ठीक ढंग से हिस्ट्री को लिखिए। और देखिए वो खुद अनपढ़ था, उसको कुछ पढ़ना नहीं आता था या लिखना नहीं आता, लेकिन उसको ये पता था कि नॉलेज पावर है।
नॉलेज सबसे बड़ी पावर है। आज जो भी चीज़ें हो रही है वो मेरे को लिखवाऊंगा उसको, ताकि आगे जाके लोग उसको पढ़ सके। उसके टाइम में इब्न बतूता की रहेला, अमीर खुसरो उसके टाइम के थे, ठीक है ना। और जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही उसके टाइम में लिखी गई। तो ये काम उसके द्वारा किए गए। उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि उसने जजिया कर को भी जो लिया जाता था उसने फिक्स कर दिया कि आप, उसने कैटेगरी बांट दी कि आप जजिया कर लोगे किस किस से। देखिए जजिया कर के बारे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोग को ये लगता होगा कि जजिया कर हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था। देखिए हिंदुओं से लिए जाने वाला कर तो था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट उसके पीछे आप बैकग्राउंड समझिए। उस टाइम पे शासक कौन? मुस्लिम। उस टाइम पे सेना में मोस्टली लोग कौन? मुस्लिम। तो जजिया कर एक प्रकार से जो राज्य में हिंदू जो लोग रहते थे, मतलब जो धनवान लोग रहते थे, उनकी सिक्योरिटी के लिए एक टैक्स के रूप में जजिया टैक्स को लिया जाता था। तो उसमें कुछ गलत तो नहीं है कि अगर सिक्योरिटी के लिए स्टेट आपको सिक्योरिटी दे रहा हो, बदले में टैक्स ले रहा, तो उसको गलत क्या। अब इसको सांप्रदायिक रंग देने के लिए तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जजिया कर, लेकिन आप देखिए इसको डिटेल करें तो इसके अंदर वुमेन जो थी उनको एक्सक्लूड किया गया। तो वुमेन से नहीं लिया जाता था जजिया कर, बच्चों से नहीं लिया जाता था, जो विकलांग होते थे उनसे नहीं लिया जाता था, अपंगों से नहीं लिया जाता था। तो इतने सारे लोग थे जिनसे नहीं लिया जाता था, ठीक है ना। दूसरा जो उसकी दिखाता है कि ये पूरी तरह से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये इसका धर्म से लेना देना कुछ भी नहीं था। दूसरा ये है कि इसने मुसलमानों के ऊपर ज़कात नाम का भी कर लगाया। ज़कात नाम का कर लगाया जो केवल मुसलमानों से ही लिया जाने वाला एक धार्मिक टैक्स था, रिलीजियस टैक्स था, जो मुसलमानों से वो लेता था। तो इसमें हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है, वो आप लोगों को दिख रहा है, उसने हिंदुओं को भी लगाया, मुस्लिमों को भी लगाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लाइक उसके काल में उसने बहुत सारा ये सारी चीज़ें की, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ पद्मावत तक ही सीमित मत रखिए अलाउद्दीन खिलजी को, वो उससे आगे बहुत है, उससे आगे बहुत है अलाउद्दीन खिलजी। उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं जो आज तक वैलिड हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी को पढ़िएगा, एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल मतलब जिसमें कोई नीचे से ऊपर उठने की जिसमें क्षमता थी, जिसमें ताकत थी, अनपढ़ था, कोई स्कूलिंग नहीं हुई थी, कोई विद्वानों का, लेकिन उसको कदर थी कि उसके आसपास कितने अच्छे लोग हैं। उसने चुनिंदा दोस्त बनाए अच्छे अच्छे, उसने विद्वानों को अपने पास रखा, उन विद्वानों की सलाह ली। और दूसरा उसने धर्म को कभी भी राजनीति में इंटरफेयर नहीं करने दिया, धर्म को अलग रखा, राजनीति को अलग रखा। और लगभग वो मतलब 20-22 साल तक उसने बखूबी शासन किया, ठीक है। तो अब कभी भी क्वेश्चन आए कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पॉजिटिव आप बता सकते हो, आपके माइंड में होना चाहिए। नेगेटिव तो आपको दुनिया बता ही देगी, नेगेटिव बताने की कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री जो आपकी होती है एक्चुअल, आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो हिस्ट्री होती है आप उस पर ध्यान दीजिएगा कि वो तो 20,000 आदमियों को मारकर खाना खाता था, ये करता था, वो करता था, ये सब फालतू की बात है, ठीक है। तो आज अलाउद्दीन खिलजी, कल कोई और हिस्ट्री में कोई ऐसा नायक या मैं ऐसा महानायक जिसने समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, जैसा कि आप लोग कर रहे हो। तो आप लोग इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाइए, जितना ज़्यादा उसके लोगों से संपर्क बनाइए, जितना ज़्यादा उसके लोगों की मदद कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट आपके साथ अगर कोई भी आपको लाइक कोई भी डाउट है, कोई भी आपके पास क्वेरी है, तो आप भेज सकते हैं, आपको उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।